हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश सोनी। मैं लेकर आया आपके लिए एक नई वीडियो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 154 से लेके 167 तक की। जो आपका 154 है वो आपका हॉस्टाइल विटनेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब ये हॉस्टाइल विटनेस क्या होगा कि जिस पर्सन ने अपने फेवर में कोई भी एविडेंस देने के लिए किसी भी पर्सन को एज ए विटनेस कॉल करके बुलाया था, अब वो पर्सन आपका क्या कर रहा है कि उसने पहले कोई और स्टेटमेंट, कुछ और चीजें दी थी। एक एग्जामिनेशन जो आपकी ट्रायल हुआ उस टाइम पे उसने कुछ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा आंसर दे दिया। अब दूसरे जब उससे कुछ क्वेश्चन बाद में पूछा गया तो वो पहले वाले जो जवाब दिए थे ना उसके कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ और जवाब दे रहा है, मतलब अपनी ही बात से मुकर रहा है, तो उसको आप बोलोगे कि वो पर्सन आपका हॉस्टाइल विटनेस है। अब उसको डिक्लेयर करने का काम किसका होगा कि वो हॉस्टाइल हो चुका है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या करेगा कि जो कोर्ट होगा उसकी डिस्क्रिशनरी पावर रहती है कि वो ही डिक्लेयर करेगी कि ये जो पर्सन है जो एज ए विटनेस कोर्ट में आया और उसने पहले कुछ और एविडेंस दिए थे, आज कुछ और दे रहा है, तो वो आपका हॉस्टाइल हो चुका है। तो इसको डिक्लेयर करने की जो पावर है वो सिर्फ उसकी कोर्ट की रहती है। अब कोर्ट कैसे डिक्लेयर करेगी, जैसे मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, अब उसका कॉन्ट्राडिक्टरी कोई आंसर देगा तो जो पार्टी होगी वहां यहाँ पे हो सकता है कि कोर्ट को लगे कि कुछ यहाँ ऑब्जेक्शन आ रहा है कि उसने कुछ और पहले कुछ और चीजें बोली थी, आज कुछ और बोल रहा है। तो जो कोर्ट होगा ना वो अपना जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल करेगा और उसको चेक करेगा कि 161 के अंदर, 164 के अंदर जो आपके सीआरपीसी के उनमें अंदर उनपे एग्जामिनेशन में उसने क्या क्या आंसर दिए थे, अब वो कुछ और बोलना चाह रहा है। जैसे था ना कि 161 के अंदर जब भी पुलिस वाले उसके अकरेंस प्लेस पे जाके एग्जामिनेशन करेंगे तो जो दो रिस्पेक्टेबल पर्सन होंगे वो और अदर पर्सन को भी बोल सकती है, या फिर अदर पर्सन अगर चाहे तो यहाँ पे प्राइम विटनेस की तरह वो काम कर सकते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करी जा सकती है अदर पर्सन की भी। तो जिन जिन पर्सन की वहां एग्जामिनेशन करी थी उनको सम्मन भेज के कोर्ट के अंदर भी बुला सकते हैं। अब कोर्ट के अंदर बुलाया गया तो वो स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं, मतलब उस टाइम पे जो लिखवाई गई थी केस डायरी के अंदर पुलिस वाले को जो चीज लिखवाई थी वहां पे कुछ और थी। अब कोर्ट के अंदर जो आपके बयान दिए जा रहे हैं उसके अंदर मैच नहीं हो रहे, कुछ और है। अगर अपनी बात से वो पलट रहा है तो वो कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल करके ये चीज चेक करती है कि उसने पहले प्रीवियस स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला था, आज वो क्या बोल रहा है, तो दोनों नहीं मैच कर रही है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो रही है तो उसको बोल सकते हैं कि वो पर्सन आपका जिसको एज ए विटनेस कॉल किया गया था वो यहाँ पे हॉस्टाइल हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 154 के साथ लास्ट सेक्शन तक। बोलता है क्वेश्चन बाय द पार्टी टू हिज ओन नेम, जो आपका ऑन विटनेस, यहां पे बोलता है कि क्वेश्चन उस पार्टी से पूछे जा सकते हैं जो मतलब क्या कर रहा है कि उस पार्टी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने ही खुद के विटनेसेस से, जो उसने खुद ने अपने विटनेस बुलाए थे अपने फेवर के लिए, उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है। क्या कर रहे हैं, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स ए विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम which might be put in the cross examination by the adverse party। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पावर को एक्सरसाइज करके और क्या कर सकती है कि उसी पार्टी को जिसने उस विटनेस को बुलाया था उसको वो सारे क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउड कर सकती है जो कि एक एडवर्स पार्टी की उससे पूछती वो सारे क्वेश्चन, मतलब जो जो क्वेश्चन आपके एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछती वो सारे अपने खुद के विटनेस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस वजह से होगा कि वो क्योंकि अपनी बात से मुकर रहा है और अदर जो पार्टी है उसके फेवर में बोलना चाह रहा है, तो इस रिगार्डिंग आपका यहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिसएंटाइटल द पर्सन सो परमिटेड अंडर सबसेक्शन 1 टू रिलाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ सच विटनेस। अब यहां पे यूं बोलता है कि जो आपने इस सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया कि जो डिसएंटाइटल कर दे उस पर्सन को सो परमिटेड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर जिस पार्टी को आपने मतलब जो भी पार्टी जिसने अपने फेवर के लिए बुलाया था उसको परमिट कर रहे हो ना कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, तो इस के केस के इसी की बात हो रही है कि इस सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो उस पर्सन को जिसको आपने अलाउड कर दिया था ऊपर उसको डिसएंटाइटल कर दे टू रिलाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ सच विटनेस। उस विटनेस ने जो भी चीजें आपकी बताई है उसके ऊपर रिलाई करने से डिसएंटाइटल नहीं किया जाएगा, मतलब उसने जो जो चीजें बताई है उसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है, उसके ऊपर वो बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपकी चीजें, उसके बाद आपकी अदर पार्टी अगर उससे कुछ सवाल पूछेगी तो उसके अगेंस्ट में भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये आपका सेक्शन 154 है हॉस्टाइल विटनेस के रिगार्डिंग, पीटी के अंदर सिर्फ इतना ही काम का है। अब इसके अंदर ना एक चीज लिख सकते हो इसके ऊपर आपकी कि जो रिजेक्शन ऑफ होल टेस्टिमनी ऑफ द हॉस्टाइल विटनेस है इज नॉट प्रॉपर। मतलब क्या है कि जो इतनी भी उससे टेस्टिमनी करी गई थी हॉस्टाइल विटनेस की, उससे जो भी टेस्टिमनी पुराने टाइम पे करी गई है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना प्रॉपर नहीं है। रिजेक्शन ऑफ द होल टेस्टिमनी ऑफ द हॉस्टाइल विटनेस इज नॉट प्रॉपर। पीछे भी आपका एविडेंस एक्ट के अंदर ही आ लिया ये चीज, अशोक कुमार वर्सेस पीटीए चंचल 1999 गुजरात का केस, आपका चंचल का केस है 1999 गुजरात हाई कोर्ट का, जिसके अंदर बोला गया कि रिजेक्शन ऑफ द होल टेस्टिमनी ऑफ द
hostile witness is not proper। अब इसके अंदर है ना आपका एक और केस का नाम भी है सतपोल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1976 सुप्रीम कोर्ट। सतपोल SATPAUL सतपोल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1976 सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसके बाद आपकी एविडेंशियरी वैल्यू के नीचे दे रखा है कमेंट के अंदर एक ग्राउंड है, कोरोबरेटिव आपकी वैल्यू रहती है, इसकी लिख सकते हो, इसके ऊपर आप कोरोबरेटिव वैल्यू रहती है। होस्टाइल विटनेस कहीं पे लिखा नहीं गया, लेकिन आप इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप जिससे पूछा गया वो उसका उल्टा जवाब देगा, मतलब आपके फेवर में नहीं बोल रहा है, तो अपनी बात से मुंह करना, होस्टाइल हो जाना, तो होस्टाइल विटनेस होगा। फिर आपकी इस कमेंट के अंदर लिखा है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द होस्टाइल विटनेस कैसी रहेगी, द स्टेटमेंट ऑफ द होल जो होस्टाइल विटनेस है कैन बी एग्जामिन्ड टू द एक्सटेंट दैट इट सपोर्ट्स द केस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, मतलब आपकी कोरोबरेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपकी रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग एक पॉइंट दे रखा है अगले पेज पे, उसको भी आपने खुद ने पढ़ना है। फिर आपका आता है 155 सेक्शन नंबर इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेसेस। विटनेसेस के क्रेडिट को इम्पीच करने वाले कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके एविडेंसेस होंगे जो प्रोड्यूस करे जा सकते हैं। बोलते हैं द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस may be impeached in the following ways by the adverse party or with the consent of the court by the party who calls him। जिसने अपनी ही पार्टी को बुलाया था, जिस पार्टी ने अपने ही विटनेसेस को बुला रखा है उनके द्वारा कोर्ट की परमिशन के साथ, और एडवर्स पार्टी यहाँ पे उस विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको इम्पीच करने के लिए कुछ एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। कैसे कैसे करोगे, बाय द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम दियर नॉलेज ऑफ द विटनेसेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट। इस तरीके का एविडेंस दे दे कि हमने जो जो चीजें उससे पूछी हैं, या फिर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि वो पर्सन जो आपका एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर आया वो भरोसे लायक नहीं है, अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट है, तो उस केस के अंदर भी वो एविडेंसेस दे सकता है। दूसरा बोलता है बाय द प्रूफ, या फिर ऐसा प्रूफ देगा कि द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, कि उस पर्सन ने ब्राइबरी कर दी है, उसने कुछ घूस ले ली, एक तरीके की आपकी कुछ भी रिश्वत ले ली है। अब ब्राइब का सेक्शन नंबर जो आईपीसी के अंदर वो मेरे को कमेंट करके आप बताओगे। और हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ए ब्राइब, या फिर उसने खुद ने या तो दी है या फिर आपका उसने कुछ ले ली है, या फिर आपका कोई भी करप्टेड इंड्यूसमेंट है कि किसी भी पर्सन ने अदर ने उसके माइंड को करप्ट करने के पर्पज से कुछ उसको बहलाया फुसलाया था, तो वो चीज उसने खुद ने एक्सेप्ट कर ली है, तो ऐसे भी एविडेंस दिए जा सकते हैं। थर्ड बोलता है बाय द प्रूफ ऑफ द फॉर्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच ही इज लायबल टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करने के रिगार्डिंग उससे भी कुछ जो भी आपके कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके रिगार्डिंग भी वो एविडेंस दे सकता है कि उसने जो स्टेटमेंट आज दे रहा है वो और जो पुरानी स्टेटमेंट है उसने दी थी वो दोनों इनकंसिस्टेंट है। बाय द प्रूफ ऑफ द फॉर्मर स्टेटमेंट, पुरानी वाली जो स्टेटमेंट थी वो इनकंसिस्टेंट है जो आज एविडेंस दे दो उससे, तो यहाँ पे उसके क्रेडिट को मतलब उसके विश्वसनीयता जो उसकी है उसको यहाँ पे एक तरीके से इम्पीच करा जा रहा है। तो सेक्शन 155 के अंदर सिर्फ इतना ही है, इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। फिर आपका 157 है, नॉर्मल सा सेक्शन है, यूं बोलता है कि जो फॉर्मल स्टेटमेंट होगी द विटनेसेस की मे बी प्रूव टू कोरोबोरेट द लेटर टेस्टिमनी एज टू द सेम फैक्ट। सेम फैक्ट के ऊपर जब भी बाद में कोई टेस्टिमनी करी जाएगी तो उसके अंदर भी आपकी पुराने वाली स्टेटमेंट को यूज करा जा सकता है। इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस, विटनेस की टेस्टिमनी को कोरोबोरेट करने के पर्पज से एनी फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस, जो भी उसने पुरानी स्टेटमेंट दी थी रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट, सेम फैक्ट के ऊपर एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, जिस टाइम पे वो फैक्ट आपका एग्जिस्टेंस में आया था उस टाइम पे आपके या फिर उसके आने के जो टाइम से पहले उसने कोई भी स्टेटमेंट दी थी वो, और बिफोर एनी अथॉरिटी, अब किसी भी अथॉरिटी के आगे उसने वो स्टेटमेंट दे रखी है लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट मे बी प्रूव्ड, मतलब ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसको आपने या तो पुलिस ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर एनी अदर ऑफिसर होगा जिसको कोर्ट ने परमिट कर रखा है एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो उस आईओ को आपने कोई भी स्टेटमेंट दी थी उसको, जो पर्सन इन अथॉरिटी है ना वो डिफाइन किया गया था संतोषी वर्सेस आर के केस में, इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। एनी अथॉरिटी, जो यहाँ पे आपके पर्सन इन अथॉरिटी है, इस वर्ड को डिफाइन किया गया है संतोषी वर्सेस आर के केस में। अब आपका 158 है, वो सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने का। 159 आ जाता है रिफ्रेशिंग द मेमोरी, मेमोरी को रिफ्रेश करने के पर्पज से किसी भी पुरानी दी गई राइटिंग में जो स्टेटमेंट है उसको यूज करना। अब यूं बोलता है कि ए विटनेस मे वाइल अंडर एग्जामिनेशन, जब भी उसकी एग्जामिनेशन करी जा रही है तो जो विटनेस है मे रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ, अगर उसने खुद ने पहले राइटिंग में कोई चीज दी थी तो उसको रेफर करवा के, मतलब वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को वो चीज दिखाई जाए ताकि मैं अपने माइंड को रिवाइव कर पाऊं, तो उसके पर्पज से एक विटनेस अपनी लिखी गई पुराने वाली बात को भी रेफर करने के लिए यहाँ पे पूछ सकता है। एट एनी टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन कंसर्निंग विच हिज क्वेश्चन, जब भी उससे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसी ट्रांजेक्शन के दौरान वो रेफर करने के लिए बोल सकता है।
और so soon afterwards that the court considered it likely that the transaction was at that time fresh in his memory, या फिर उस टाइम पे कि हाँ उसके दिमाग में कुछ चीज़ें हो सकती है कि उसके दिमाग में जो भी चीज़ उससे पूछी जा रही है उसके दिमाग में वो सेट थी कि नहीं थी। मतलब हो जाता है ना कि कई बार के केसेस आपके बहुत लंबे चल रहे हैं, तो लंबे केसेस के अंदर आपकी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जो जो चीज़ आपने एज इट इज़ पुराने टाइम पे दी थी जो स्टेटमेंट वो एज इट इज़ आज भी बोल पाओ। कुछ पॉइंट आपके भूल जाते हो, कुछ आपकी यहाँ पे एक पर्पज़ ये भी रहता है कि कुछ आपकी कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं ना, जैसे तो 145 में जाके उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवा देते हैं बाद में कि उस पॉइंट के ऊपर कि आपने उस टाइम पे तो कुछ और लिख के दिया था, आज कुछ और दे रहे हो। तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट वो अपनी मेमोरी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, यहाँ पे रिफ्रेश करने के पर्पज से वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ होगा उसको मांग कर सकते हैं। फिर आपका आता है द विटनेस मे ऑल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन और रीड बाय द विटनेस विद इन द टाइम एफोरसेड इफ व्हेन ही रीड इट ही न्यू इट टू बी करेक्ट। मतलब जो बोल रहा है कि ऊपर वाले टाइम के अंदर जो उसके दिमाग में फ्रेश रह सकती होगी उस टाइम के दौरान द विटनेस में ऑल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग, उस राइटिंग को भी वो वहां पे रेफर कर सकता है मेड बाय एनी अदर पर्सन, कोई भी अदर पर्सन था जिसने वो चीज लिख के दी थी, एंड रीड बाय द विटनेस जिसको विटनेस ने खुद ने पढ़ लिया था। मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट मैंने लिख के किसी पर्सन को दे दी और वो पर्सन कोर्ट के अंदर वो प्रोड्यूस करता हो, तो उस केस के अंदर बोलता है कि जिस भी पर्सन ने वो पढ़ के बताई थी ना, मैंने लिख के किसी को दी, तो वो जो पर्सन उसको पढ़ेगा उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है कि मतलब किसी भी अदर पर्सन ने लिख के तो दे दी थी लेकिन उसने विटनेस ने खुद ने वो चीज पढ़ ली थी उतने टाइम के अंदर कि जितने उसके दिमाग में वो चीजें सेट रह सके। इफ व्हेन ही रीड इट न्यू इट टू बी ट्रू, मतलब यहाँ पे उसको लग रहा है कि जिस टाइम पे उसने पढ़ा था वो उस टाइम पे करेक्ट ही थी, तो आज भी उसको रेफर कर सकता है कि वो जो चीज उस पर्सन ने लिख के दी थी ना वो भी यहाँ पे आप रेफर कर दो। फिर लिखा था व्हेन द विटनेस मे यूज द कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश द मेमोरी, कब एक विटनेस पर्सन किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी को रेफर कर सकता है अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, दोबारा से उसको रिवाइव करने के लिए। वेन एवर ए विटनेस मे रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट ही मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट रेफर टू ए कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी मांग सकता है वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ओनली, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ सफिशिएंट रीजन फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। कॉपी के रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंट कब प्रोड्यूस करे जाएंगे, जहां पे कोर्ट को आपने पहले सेटिस्फाई कर दिया कि यहाँ पे इसका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है ना उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फिर आपका लास्ट में एक पीटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन एक्सपर्ट मे रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय द रेफरेंस टू द प्रोफेशनल ट्रीटीज, जो प्रोफेशनल ट्रीटीज हैं जो उसने पहले खुद ने लिखी थी कुछ और आपकी निकाल दी थी मैगजीन टाइप में, तो उनकी रेफरेंस के थ्रू भी एक एक्सपर्ट पर्सन अपने माइंड को रिवाइव कर सकता है। 161 आप नॉर्मली खुद पढ़ोगे, कमेंट सारे पढ़ लेना खुद से अपने आप। फिर बोलता है 162 के अंदर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे किसी पर्सन को बोला जाएगा। ए विटनेस समवन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट शेल इफ इट इज इन हिज पोजीशन और पावर, मतलब जैसे कि आपका 66 सेक्शन नंबर आपका 66 एविडेंस एक्ट का, जिसके अंदर उस पर्सन को एक नोटिस भेजा जाएगा जिसके पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट हो, और अगर वो फिर भी नहीं लेके आता तो 65 में जाके उसके सेकेंडरी एविडेंस दिए जाएंगे। तो आपकी बात हो रही है कि उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के पर्पज से यहाँ पे उसको बोला जाना, जब भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा वो उसका आपका यहाँ पे दे रखा है। अब एक और चीज आती है सेक्शन 104 सीआरपीसी के अंदर कि जब भी वो पर्सन आपका कोर्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट लेके आएगा तो उसको इंपाउंड करने की पावर भी यहाँ पे कोर्ट की रह जाती है सेक्शन 104 के अंदर। अब क्या बोल रहा है सेक्शन कि व्हेन ए विटनेस समवन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट शेल इफ इट इज इन हिज पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन या फिर पावर में है तो उसको समवन भेजे जा सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर लेके आओ। ब्रिंग इट टू द कोर्ट, कोर्ट के अंदर लेके आने के लिए। नोट विथ स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विच देयर मे बी टू इट्स प्रोडक्शन और इट्स एडमिसिबिलिटी, द वैलिडिटी ऑफ सच क्वेश्चन शैल बी डिसाइड बाय द कोर्ट। अब आपका क्या होगा कि कोर्ट के द्वारा उसकी वैलिडिटी जो भी मतलब उसके अंदर कि क्वेश्चन आप जो चीज़ आप डॉक्यूमेंट में मंगवा रहे हो वो वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ऐसा डिसाइड करने की पावर यहाँ पे कोर्ट की रहेगी, और उस पर्सन को जिसकी पोजीशन में या फिर जिसकी पावर में वो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट के अंदर बोला जा सकता है। फिर बोलते हैं कि अगर वो इस तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज जो आपकी डिफरेंट हो या फिर इस तरीके की कुछ हो कि जिससे क्लियरली समझ नहीं आ रही है, तो ट्रांसलेशन की रिगार्डिंग भी इसके अंदर दे रखा है कि उसको ट्रांसलेशन के लिए भी बोला जा सकता है। फिर आपका लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आता है 165, बोलता है कि जज की पावर दे दी इस सेक्शन के अंदर कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी पर्सन से पूछा जा सकता है। 165 आपका सीआरपीसी के 311 के साथ पढ़ा जाएगा।
अब क्या है कि कोर्ट को ये सेक्शन आपका वाइडर पावर दे रहा है कि कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्या बोलता है, द जज मे इन ऑर्डर टू डिस्कवर, अब आपका हेडिंग क्या बोले, जज पावर टू पुट द क्वेश्चन और द ऑर्डर प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर आपकी किसी भी तरीके का प्रोडक्शन के रिगार्डिंग या फिर पर्सन को प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछने की यहाँ पे पावर दे रखी है। एनी जज में, कोई भी आपका सिविल जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, कोई भी जज की बात हो रही है कि कोई भी जज आपका जेएमआईसी हो सकता है, क्रिमिनल के केसेस में जेएम2सी हो, एनी अदर आपका मैजिस्ट्रेट है जो कि एम्पावर है टू टेक द कोग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस, उस केस के अंदर द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन द प्रॉपर प्रूफ ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट, किसी भी रेलेवेंट फैक्ट का प्रॉपर प्रूफ लेने के लिए और उसकी प्रॉपर प्रूफ को डिस्कवर करने के पर्पज से जो जज है मे आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीज, जैसा भी उसको ठीक लगेगा वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट में पढ़ोगे क्या है, द जज मे आस्क एनी क्वेश्चन एज ही प्लीज, जैसा भी उसको ठीक लगेगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन ऑर्डर टू, किस लिए, टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन द प्रॉपर प्रूफ ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट का प्रॉपर प्रूफ जानने के लिए और ऑब्टेन करने के पर्पज से एक जज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस, किसी भी पार्टी से, किसी भी विटनेस से, किसी भी टाइम पे, किसी भी फॉर्म में वो क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। अबाउट एनी फैक्ट रेलेवेंट और इररेलेवेंट, अब क्या बोल रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है रेलेवेंट भी और इररेलेवेंट फैक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने के लिए उसकी पावर दे दी है। एंड मे ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, या फिर किसी भी चीज को या फिर किसी भी थिंग या फिर एक तरीके का कोई भी आपका एक डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए वो बोल सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है। Neither the party nor their agent shall be entitled to make any objection to such question or order, जब भी वो मैजिस्ट्रेट या फिर जज आपका जो भी ऑर्डर देगा या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसके ऊपर पार्टी है या फिर उसका कोई भी एजेंट होगा उसको इंटाइटल नहीं किया जाएगा कि आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले पाओ। जज की एक्स्ट्रा में आपकी पावर है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछे उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं ले पाओगे, लेकिन कुछ आपकी प्रोवाइजो भी दे रखे हैं कि वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो इसके अंदर दे रखे कि कौन से क्वेश्चन होंगे वो बाद में देखेंगे। अब ये बोलते हैं ऑब्जेक्शन टू सच क्वेश्चन और ऑर्डर नोर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस अपॉन एनी आंसर गिवन इन द रिप्लाई टू सच क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोर्ट ने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका जो भी ऑब्जेक्शन आपने जो भी आंसर दे दिया पार्टी ने, कोर्ट क्या कर रही है कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगी उसका जो भी आंसर देगा ना उस आंसर के ऊपर एडवर्स पार्टी वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर नहीं पाएगी। क्रॉस एग्जामिनेशन कब करती है कि एक पार्टी जब अपनी ही पार्टी के विटनेस से क्या कर रही है, चीफ एग्जामिनेशन करती हो, तब आप क्रॉस एग्जामिन करते हो। यहां पे क्वेश्चन किसने पूछा, जज ने। चीफ एग्जामिनेशन में कौन पूछती है, पार्टी खुद पूछती है, पार्टी का प्लीडर पूछेगा उससे। यहाँ पे जज पूछ रहा है तो जज के क्वेश्चन के ऊपर जो भी आंसर देंगे उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे इंटाइटल नहीं किया जाएगा, उसको अलाउड नहीं करेंगे। ये लास्ट के अंदर लिखा हुआ है टू क्रॉस एग्जामिनेशन एनी विटनेस अपॉन द आंसर गिवन इन रिप्लाई टू सच क्वेश्चन। सच क्वेश्चन कौन से हैं, जिनको जज ने पूछा था, जो क्वेश्चन जज ने पूछे थे उनके आंसर के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करी जाएगी। तो 165 जनरली क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी कोई जज है या फिर कोई भी मैजिस्ट्रेट होगा वो आपका किसी भी पार्टी से, उसके किसी भी विटनेस से किसी भी रेलेवेंट फैक्ट के प्रॉपर प्रूफ को ऑब्टेन करने के लिए और उसकी प्रॉपर प्रूफ को या फिर उस प्रॉपरली उस क्रेडिबिलिटी को आपने डिस्कवर करने के पर्पज से, बेशक आपका इररेलेवेंट क्वेश्चन हो, रेलेवेंट क्वेश्चन हो, मतलब रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर भी इररेलेवेंट फैक्ट के ऊपर भी पार्टी से या फिर उसके विटनेस से कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम पे पूछ सकती है। अब वो जो जज पूछेगा क्वेश्चन उसके आंसर के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए और उसके क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेने के लिए किसी भी तरीके की परमिशन यहाँ पे पार्टी के पास नहीं रहेगी। ये सेक्शन आपका 165 की मेन थिंग थी। अब प्रोवाइड जो आपका इसके अंदर ऐड कर रखे हैं 2, प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। हालांकि जो क्वेश्चन है वो आपके इररेलेवेंट फैक्ट के ऊपर पूछ सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट आएगी वो सिर्फ आपके रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर ही आएगी। वो फैक्ट जिनको ड्यूली प्रूव कर दिया गया सिर्फ उन्हीं के ऊपर बोलता है ना कि आपके वेदर जब फैक्ट आर रेलेवेंट और इररेलेवेंट जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जो जजमेंट देनी है ना, जजमेंट सिर्फ आपकी रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर ही आएगी जो कि ड्यूली प्रूव किए जा चुके हैं। फिर आपकी प्रोविजन एक और दे दिया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट दिस सेक्शन शैल नॉट ऑथराइज एनी जज। अब जज के ऊपर आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एक तरीके से लिमिटेशन लगा दी है। ऊपर आपने एब्सोल्यूट पावर दी थी एक वाइडर टर्म की, यहाँ पे क्या कर रहे हो उसको नैरो कर रहे हो पावर को। किस तरीके की नैरो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट सच जो आपके जज होंगे वो उसको आप अलाउड नहीं करते हो टू कंपेल एनी विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन। किसी भी आंसर, किसी भी जो उसने क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर देने के लिए उसको आप क्या है कि आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो, ना ही उसको आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हो विच सच विटनेस वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू द आंसर और प्रोड्यूस अंडर सेक्शन 121 to 131। आपके जो
एक तरीके से प्रिविलेज जो क्वेश्चन है ना उनके आंसर देने के लिए और उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आते होंगे उनको प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे उस विटनेस को यहाँ आप जो मैजिस्ट्रेट है वो या फिर जज कंपेल नहीं करेगा। बोथ इंक्लूसिव आपके मतलब 121 भी इंक्लूडेड है, 131 भी है। इफ द क्वेश्चन वर आस्क्ड और द डॉक्यूमेंट वर कॉल्ड फॉर बाय द एडवर्स पार्टी nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 148 and 149। इसके अंदर आपका यूं बोल रहा है कि थर्ड पार्टी से अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं पूछे जा सकते थे तो वो यहाँ पे पार्टी से भी नहीं पूछेंगे, ये मैं यहाँ पे बोल रहा और कुछ नहीं इतना इंपॉर्टेंट इसके अंदर। nor shall he dispense with the primary evidence of the document except in the cases herein before accepted। जब तक यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोर्ट यहाँ पे उनको परमिट नहीं करेगी सेकेंडरी एविडेंस के लिए जब तक वो इंटाइटल नहीं है तब तक, मतलब प्राइमरी एविडेंस ही यहाँ पे दिए जा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग वो बोल सकता है। या फिर आपकी इस तरीके से भी पढ़ सकते हो उसको कि कोर्ट जो है इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा और इस प्रिविलेज डॉक्यूमेंट हो सकते हैं उसके, तो उससे भी वो प्रोड्यूस करने से भी डिस्पेंस विद कर सकती है कि उसको बोल सकती है कि आप इसको प्रोड्यूस ना करो। ये आपका सेक्शन 165 था नॉर्मली। उसके बाद 166 और 7 के अंदर आपकी पीटी के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। 6 में बोलता है पावर ऑफ द ज्यूरी और एसएसए टू पुट द क्वेश्चन। अब पीटी के अंदर पूछेगा कि कौन सा जज है कौन सा मैजिस्ट्रेट है, ये इनके रिगार्डिंग 165 और जो ज्यूरी और एसएसए होंगे वो उनकी 166। और लास्ट आपका बोलता है कि नो न्यू ट्रायल फॉर द इम्प्रॉपर एडमिशन और द रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस। एविडेंस के रिगार्डिंग आपने जो भी एविडेंस कोर्ट के अंदर लेके आए थे उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर आपने एडमिशन जो किया था वो आपका इम्प्रॉपर था, तो मियरली इस फैक्ट की वजह से ट्रायल पूरा का पूरा नया नहीं चलाया जाएगा, पूरी प्रोसीडिंग को अप्रिशिएट करके नया ट्रायल नहीं चलाओगे। ऐसा सेक्शन 167 के अंदर दे रखा है जो कि आपका सबसे छोटा और लास्ट चैप्टर था 11th नंबर। तो इस सेक्शन के साथ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। नया एक्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का जब भी आपकी नेक्स्ट रेगुलर क्लास होगी उसके अंदर।